डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी राजनीति हमारा पाठ चल रहा था। इसमें हमने चुनावों के महत्व और चुनाव किस प्रकार से होते हैं, चुनावों की ज़रूरत क्यों है, चुनावों को लोकतांत्रिक मानने के क्या आधार हैं तथा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के विषय में बात की थी। इनके अलावा हमने बात की थी हमारी चुनाव की प्रणाली क्या है, चुनाव क्षेत्र किसे कहते हैं, मतगणना, मतदान, आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र, इन सभी के विषय में भी हमने बात की। ठीक है जी। तो आज जो हम शुरुआत करेंगे, हमारा हेडिंग है वह है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं। तो हमने इसके विषय में पहले भी बात की थी कि चुनावों को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं। ठीक है जी। हमने उसके क्या क्या आधार बताए थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोकतांत्रिक मानने के आधार कौन कौन से हैं, इसके विषय में हमने बात की थी कि चुनावों में समय समय पर जो हर किसी को चुनाव करने की हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। और भारत में सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, इसलिए भारत के चुनाव को लोकतांत्रिक माना जा सकता है। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि भारत में बहुत सारी चुनाव में पार्टियां उतरती हैं, तो इसलिए हम भारत के चुनाव को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, यानी कि मतलब प्रत्येक कुछ समय के पश्चात जितना भी उन्होंने समय निर्धारित किया है संविधान में, उसके अकॉर्डिंग समय समय पर चुनाव होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बार कोई पार्टी बन जाए वही हमेशा शासन करती रहे। भारत में ऐसा होता है, भारत में 5 साल बाद चुनाव होते हैं, तो इसलिए भारतीय चुनाव लोकतांत्रिक हैं। और चौथा बताया था कि चुनाव उसी का होना चाहिए जिसको वास्तव में लोगों ने चुना हो, इसका मतलब धांधली नहीं होनी चाहिए और निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से लोगों को चुनाव करने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसा ही भारत में होता है। चुनाव आयोग के विषय में हमने बात की थी, उसके कार्यों के विषय में बात की थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि भारतीय चुनाव लोकतांत्रिक हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा हेडिंग क्लियर हो गया कि हमारे चुनाव लोकतांत्रिक क्यों हैं। तो बात कर लेते हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग जो है भारत का, वह बहुत शक्तिशाली, उसको शक्तियां दी गई हैं, वह बहुत शक्तिशाली है। ठीक है जी। ऐसा बहुत कम देशों में ऐसे शक्तिशाली चुनाव आयोगों का गठन किया गया है। चुनाव आयोग का जो मुखिया होता है उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता है। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग इम्पॉसिबल रहता है। ठीक है जी। बात करें मुख्य चुनाव आयोग के कौन कौन से अधिकार हैं, तो वे हैं निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। दूसरा, वह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों व पार्टियों को सजा देता है। तीसरा, चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना व अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। यानी चुनावों के दौरान सरकार सरकारी मशीनरी का प्रयोग अपने हित में नहीं कर सकती, अपनी सहायता के लिए नहीं कर सकती, ऐसा हमारे यहाँ नियम है। ऐसा चुनाव आयोग इस पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट, चुनाव ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में काम करते हैं। तो ये हो गई हमारे चुनाव आयोग की जो है शक्तियां। ठीक है जी। पिछले 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है, साथ ही उसने अपनी शक्तियों का विस्तार भी किया है। जब यह बात आम हो गई कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए, अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ तो वे वहां पर दोबारा से भी मतदान करा सकते हैं। यानी कि मतलब चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर चुनाव आयोग को यह भी अधिकार है कि वह दोबारा चुनाव कराए। ठीक है जी। बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। नेक्स्ट हेडिंग है चुनाव में लोगों की भागीदारी। तो चुनाव में लोगों की भागीदारी की यदि हम बात करें तो भारत में चुनाव में भागीदारी का प्रतिशत जैसा हमारे आज़ादी के समय था उसके ही लगभग
समान बना हुआ है, थोड़ी बहुत इसमें वृद्धि देखने को मिली है। जबकि ऐसे भी देश हैं जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं, लेकिन उनका चुनावी प्रतिशत पहले से गिरा है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देखिए, इसमें रेड कलर की जो लाइन है वो ब्रिटेन की है और जो ब्लू कलर की लाइन है वो भारत की है। तो इसमें आप देख सकते हैं मतदान का परसेंटेज, ये इधर की तरफ लाइन है और ये है इधर सन 1991 के करीब ब्रिटेन में मतदान का परसेंटेज 78 था, जो कि 2015 के बाद इसमें 66% रह गया, यानी 12% ये घट गया। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो 1991 में 56% था और यह बढ़कर अब 66% हो गया है। ठीक है जी, 2015 में। तो इसका मतलब हमारे यहाँ चुनाव का परसेंटेज जो है पहले से बढ़ा है और कई विकसित देशों में ये कम देखने को मिलता है। ठीक है जी, पहले पॉइंट में यही बात समझाने की कोशिश की गई। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को देखकर बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया, यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तर अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। इसमें ये वही बात बता रहे हैं जो हमने ग्राफ में भी बात की थी, डिस्कशन किया था, उसी की बात ये कर रहे हैं। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब व निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्रों में इसके उलट है स्थिति। अमेरिका में गरीब लोग अफ्रीकी मूल के लोगों, हिस्पैनिक लोगों और अमीर श्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी कम मतदान करते हैं। ये यहाँ पर आप आंकड़े देख सकते हैं। ये हमारे यहाँ का कैटेगराइजेशन है, ऊंची पिछड़ी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में हमारे यहाँ डिवाइडेशन होता है और सबका वोटिंग परसेंट देखें लगभग समान है। वहीं यदि आप अमेरिका का देखें तो गोरे लोगों का 60% है, काले लोगों का 56% है, जबकि हिस्पैनिक लोग जो है वहाँ पर उनका 28% है। इसका मतलब वहाँ पर जो सामाजिक विभाजन है उनमें मतदान में, उनके मतदान के परसेंटेज में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासक संचालन में के तरीके में उनके वोट का महत्व है। ठीक है जी, यहाँ पर एक राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन के द्वारा सर्वे किया गया है। उसमें पूछा गया था क्या आपको लगता है कि आपके वोट से फर्क पड़ता है, तो वोटिंग के अकॉर्डिंग 67% लोगों ने कहा कि फर्क पड़ता है, 15% लोगों ने कहा कि नहीं पड़ता और 18% लोगों ने कहा कि नहीं पड़ता और 15% लोगों ने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो यह सर्वे, इन सर्वे के माध्यमों से, ऐसे सर्वे के माध्यम से लोगों की राय जानी जाती है कि लोग इसके विषय में क्या सोचते हैं। चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट है साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। 2004 के चुनाव में 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह भागीदारी की। आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नज़दीकी बताया था। ठीक है जी, ये इसका प्रतिशत दिखा गया है आंकड़ों के अकॉर्डिंग। देख लें 1996 में भाग लेने वालों का क्या प्रतिशत था किसी न किसी गतिविधि में और 2004 में क्या था, इसको आप देख सकते हैं। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, 8 से लेकर 32% तक ये पहुंच चुका है। ठीक है जी, यानी कि मतलब 32% लोग इंडिया में ये कह रहे थे 2004 में कि वो किसी न किसी पार्टी के सहयोगी हैं, किसी न किसी पार्टी को स्वीकार करते हैं और वो उनकी किसी न किसी प्रकार से चुनाव में भागीदारी है। नेक्स्ट हेडिंग है चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही हैं। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से ना हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही आएंगे या रूलर पार्टी के पक्ष में ही आएंगे। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से चुनावों के नतीजों को स्वीकार नहीं करती है। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफ़ी कुछ कह देते हैं। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहते हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टियां हारी हैं। यहाँ हम यूपी की बात में करना चाहूँगा। यूपी में आप ज़्यादातर देखने को आपको मिलता होगा कि जिसकी भी सरकार होती है उसको दोबारा सरकार बनाने का मौका पब्लिक नहीं देती है। अब यहाँ पर अगर यदि बेईमानी होती, निष्पक्ष ढंग से चुनाव ना होते तो ऐसा ना हो पाता। जिसकी रूलर पार्टी होती वही बार बार सरकार बनाती रहती। नेक्स्ट, अमेरिका में मौजूदा चुनाव हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे
वाले उम्मीदवार हो या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम बात है। यानी ऐसा मत नहीं है कि पैसे वाले लोग यहाँ पर जीतते रहें। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश को मानकर स्वीकार करती है। नेक्स्ट हेडिंग है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। तो इसमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं या इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, उनके विषय में हम बात कर लेते हैं। पाठ को समाप्त करने के उद्देश्य से यह वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपको इसके विषय में क्लास में बता दिया गया है। जिन्होंने क्लास किसी प्रकार से ज्वाइन नहीं की थी वो लोग इस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है जी। तो उन चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहली चुनौती तो यही है कि ज़्यादा रुपये पैसे वाले उम्मीदवार पार्टियों में गलत तरीके से चुनाव जीत जाएंगे, यह कहना मुश्किल है। ठीक है जी। तो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है कि ज़्यादा पैसा वाले उम्मीदवार पार्टियों में सम्मिलित हो जाते हैं अपनी ताकत का, अपने रसूख का इस्तेमाल करके, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो चुनाव जीत ही जाएंगे। ठीक। दूसरी चुनौती है कि जो लोग देश की सेवा करने के उद्देश्य से चुनाव में उतरना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले गुंडे बदमाश जैसे लोग जो जिनको टिकट मिल जाती है, वो लोग ऐसे लोगों को हटा देते हैं या ऐसे लोगों के स्थान पर टिकट ले लेते हैं। नेक्स्ट चुनौती है अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है। ऐसा देखने को मिलता है कि कई पार्टियां जिनके पिताजी ने उस पार्टी के नेता रहे थे, वो अपने पुत्र को भी उस पार्टी की टिकट दिलाते रहते हैं। इस प्रकार से राजनीति को सेवा का माध्यम न समझकर अपना बिजनेस बना लेते हैं और उससे कमाते रहते हैं। यानी का मतलब वंशवाद की चुनौती भी लोकतंत्र के समक्ष एक प्रमुख चुनौती है। नेक्स्ट जो चुनौती है वह है आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों ही जो पार्टियां उसके समक्ष खड़ी होती हैं, दोनों की जो रणनीति होती है लगभग एक सी होती है, तो वो वैसे ही चुनाव डाल देता है, उसको कोई भी उसकी खास पसंद नहीं होती है। और जो लास्ट चुनौती है उसकी बात करें तो बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। उन्हें जनादेश नहीं मिल पाता है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है जिस प्रकार से वो खर्च कर सकें। तो इस प्रकार की चुनौतियां भी लोकतंत्र में देखने को मिलती हैं। तो इसके साथ ही हमारा यह चुनावी राजनीति पाठ बेहतर समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।